हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के सॉल्ट और पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिड्स और बेस हमने पिछले जो लास्ट 2 वीडियोस में कराया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो है हम पीएच की बात करते हैं। पीएच वास्तव में होता क्या है? तो पीएच किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के मेजरमेंट को बोलते हैं पीएच। कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना कम या कितना ज्यादा है, पीएच को वैसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना? तो सबसे पहले पीएच की डेफिनेशन देखें। पीएच की डेफिनेशन है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि किसी सॉल्यूशन की पीएच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी कि पीएच हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए 10 की नेगेटिव पावर होती है ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। और वो जो सॉल्यूशन है उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो मोल पर लीटर में हो। ठीक है ना? तो अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पर अगर ये जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ऐसे लिख लीजिए TRATION, टेन की पावर में दे रखा हो तो जो भी नेगेटिव में पावर होगी वही उसकी पीएच होती है। तो यहाँ पर पीएच भाई -x यानी कि x हो गई। ठीक है ना? पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, किसी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास में 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम पानी में मैंने जो उसमें 50 ग्राम चीनी मिला दी है। ठीक है ना? तो मेरे पास में 150 ग्राम का सॉल्यूशन बना। ठीक, अब 150 ग्राम के सॉल्यूशन में मेरे पास में चीनी की कंसंट्रेशन कितनी है? 50 ग्राम। सेम वही कंसेप्ट यहाँ है कि जो सॉल्यूशन हमें दे रखा है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक, तो ये हमारे पास में पीएच समझ गए, यानी कि पीएच किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 10 पर जो भी नेगेटिव पावर होगी वही उसकी पीएच होती है। ठीक, अच्छा नोट करके इसमें कंडीशन दे रखे हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इतना होता है, इतना फिक्स है, 10 की पावर -7। तो पीएच जो उसके पावर ऊपर पावर होगी तो पीएच इसकी क्या होती है? 7 होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है। उसके बाद फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लेस देन 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। एसिडिक सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -7 से कम होता है, तो पीएच भी 7 से कम रहेगी। न्यूट्रल में 7 रहती है, एसिडिक में 7 से कम रहती है। फॉर बेसिक सॉल्यूशंस OH आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। बेसिक सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि बेसिक में OH ही होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की जो क्वांटिटी है वो 10 की पावर -7 से ज्यादा होती है, इसलिए उसकी पीएच क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। तो इसका एक पीएच स्केल भी आता है पूछने के लिए कि भाई हमारे पास में यहाँ पर 14 नंबर है, 7 पे रहता है न्यूट्रल, और जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, उस सॉल्यूशन की बेसिसिटी जो है बढ़ती जाएगी। 8 बेसिक, 9 उससे भी ज्यादा बेसिक, 10 उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेसिक 14 नंबर का। सेम अगर आप 7 से इधर की तरफ कम नंबरों की तरफ जाते तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है। जैसे 7 पे न्यूट्रल, 6 पे एसिडिक,
5 पे और ज्यादा एसिडिक, 4 पे और ज्यादा, और सबसे ज्यादा एसिडिक 1 नंबर पे। तो ये आपके पीएच का कुछ कंसेप्ट है, ठीक है ना। आपके पीएच की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन डेट कुछ भी दे रखे हैं, और उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा एसिडिक है या कौन सा बेसिक है। तो एसिडिक 7 से कम वाले, बेसिक 7 से ज्यादा वाले, और जो 7 है वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं पीएच से रिलेटेड। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि पीएच का जो है एवरीडे लाइफ में क्या रोल है। इसमें जैसे फर्स्ट दे रखा है इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो ह्यूमंस और एनिमल्स में देखें तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इन नैरो पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो पीएच रेंज 7.0 से 7.8 के अंदर ही होती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड, टीयर्स एंड सलाइवा है पीएच ऑफ नियरली 7.4, यानी कि ह्यूमन जो ब्लड है या फिर जो आंसू हैं, आंसू जो आंखों से निकलते हैं वो, और सलाइवा यानी कि जो लार होती है मुंह की, सबकी पीएच कितनी होती है, लगभग 7.4 के आसपास होती है। इफ पीएच फॉल्स बिलो 7.0 द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट, यानी कि अगर पीएच हमारी बॉडी की 7.0 से नीचे हो जाए, यानी कि एसिडिक नेचर में हो जाए, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल स्किल है वो घट जाएंगी, हो सकता है वो ह्यूमंस या वो एनिमल्स जो है खत्म हो जाए या मर जाए, ठीक है ना। तो दूसरा है टूथ डिके कॉज बाय एसिड, यानी कि जो हमारे जो दांतों का गलना है, जो भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं, उसका रीजन भी पीएच स्केल में ही यानी पीएच में ही है। द टीथ आर मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में नहीं घुलते। भाई हम डेली पानी पीते हैं, बहुत सारी चाय दूध काफी पीते हैं, लेकिन हमारे दांत नहीं गलते। बट इफ द पीएच इन आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, लेकिन अगर हमारे मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए, यानी कि डाउन में चली जाए, एसिडिक हो जाए, ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल लेफ्ट इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी कि पीएच लेवल जाएगी कम कैसे, जब जो भी हमारे मुंह के अंदर जो शुगर या फूड पार्टिकल्स हैं वो जो है मुंह के अंदर बचे रहें, मतलब अटक जाए उसी में, ठीक है ना। जैसे कहते दांत में कीड़ा लग गया, तो वो कीड़ा कुछ नहीं होता, वो केवल फूड पार्टिकल्स, आप प्रॉपर अगर दंत मंजन नहीं करते हैं तो फूड पार्टिकल्स अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उस कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे दांत की लेयर है उसको जो है वो गलाना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। एंड फूड पार्टिकल लेफ्ट इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग, सो कैल्शियम फॉस्फेट स्टार्ट डिसॉल्यूशन, तो भाई अगर वो वहाँ रहेगा तो जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ेगी, और जिसकी वजह से जो दांत जो है वो डिसॉल्यूट यानी कि गलने लग जाएंगे। सो वी यूज अ गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट टू रिड्यूस द एसिडिक नेचर इन आवर माउथ, तो हमें जो है अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए ताकि हमारे पीएच, मुंह की जो पीएच है वो कम से, जो एसिडिक नेचर है उसे कम से कम रखे, क्योंकि टूथपेस्ट में होता है बेस, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, तो बेस होता है वो एसिड के साथ जाके मुंह के अंदर उसे जो है न्यूट्रल कर देता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पीएच के वो थे, क्या बोलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे पीएच से रिलेटेड ह्यूमंस के डेली लाइफ में, ठीक है। अब जो है सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपोर्टेंट सॉल्ट्स हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, सो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट्स होते क्या हैं? सॉल्ट्स आपने पढ़ रखे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जब भी एसिड्स और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म सॉल्ट, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में ये हो गया NaOH, ये बेस है, HCl ये एक एसिड है, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट प्लस एसिड्स प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो सॉल्ट की डेफिनेशन आप नॉर्मल लिख सकते हो,
व्हेन एसिड्स एंड बेस आर रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म सॉल्ट। ठीक, अब इसके टाइप्स ऑफ सॉल्ट आते हैं। सॉल्ट कितने तरह के होते हैं? नॉर्मली केमिकली जो है एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। पहला जो सॉल्ट आता है जैसे लिखते हैं, पहला जो सॉल्ट आता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट। तीसरा आता है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। और चौथा आता है वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट। इस तरह से ये चार तरह के सॉल्ट है केमिकल। वैसे नेमिंग के थ्रू तो काफी हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बने वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है। जैसे हमारे पास में मैंने आपको जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस सभी के एग्जांपल दे रखे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो भाई ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा Na और Cl का, ये हो गया NaCl, वाटर मॉलिक्यूल और निकाल लीजिए H2। तो ये वाला जो सॉल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ठीक, अब जैसे एक और देख लें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जैसे हमारे पास में हो गया H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस में KOH। तो ये बनेगा आपका K2SO4 प्लस 2H2। तो ये भी हमारे पास में जो सॉल्ट बना है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, इसे बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना। तो उसके बाद में वीक एसिड, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यही ले लिया। वीक बेस, वीक बेस हमने आपको कोई बता रखे हैं, जैसे हम डाल रहे हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। तो यहाँ से NH4Cl प्लस H2O, अमोनियम क्लोराइड, ये जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस सॉल्ट है। एक और देख लें, जैसे ये हमारे पास में हो गया H2SO4 और यहाँ पर वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH का होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस K2H। इस तरह से ये जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के। तीसरा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब वीक एसिड लेंगे। वीक एसिड हमारे पास में होता है, जैसे एसिटिक एसिड ले लीजिए, ये हो जाएगा CH3COOH। ये हमारे पास में एक वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH, तो ये हो जाएगा ये H और ये OH निकल जाएंगे, H2O बाहर, बचा क्या CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और वीक एसिड ले लें, ये वीक एसिड H2CO3। ठीक है, ये हमारे पास में वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे KOH। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ट्वाइस कर दें, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट और 2H2। ठीक, वीक एसिड और वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट। अब वीक एसिड लेना है तो वीक एसिड ले लीजिए, ये ले लीजिए CH3COONA, ये वीक एसिड हो गया। वीक बेस ले लो, ये हो जाएगा आपका NH4OH, ये वीक बेस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, और बचा क्या, और यहाँ H लगाना है, बचा वाटर H2O। ठीक है, एक और
जैसे हमारे पास में वीक एसिड है H2CO3 और वीक बेस लेना है यानी CaOH का होल ट्वाइस, तो बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और बनेगा हमारे पास में 2H2। इस तरह से जो है ये टाइप्स हैं सॉल्ट के, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस का। ठीक है ना, नोट करें। का जो है फर्स्ट जो किताब में दे रखा है सॉल्ट आता है वो है कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट केमिकल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड और इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। ठीक है ना, तो सबसे पहले अकरेंस कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्मली जो मेजर सोर्स है कॉमन सॉल्ट का वो है सी वाटर या समुद्र का पानी। तो समुद्र के पानी को जो है अलग से उसे सेपरेट करके उसका एवोपोरेशन करके जो है हम जो है वो क्या कहते हैं नमक निकालते हैं उसमें से। ठीक है ना, उसका फिर प्यूरिफिकेशन होता है और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद में वो हमारे घरों तक आता है। दूसरा आता है रॉक सॉल्ट, ये मिनरल्स अर्थ के जो है अर्थ मिनरल्स या चट्टानों से जो है इकट्ठा किया जाता है, जो हम काला नमक बोलते हैं, रॉक सॉल्ट जो है। तो इस तरह से मेजर दो हैं, सी वाटर और रॉक सॉल्ट। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो फर्स्ट कलर एंड स्टेट, इसका रंग और इसकी कैसा होता है। इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कलर नहीं होता, कलरलेस होता है एकदम। जो हम देखते हैं वो पिस के आता है, लेकिन अगर आप जो है नमक की मोटे मोटे डिले देखोगे तो वो एकदम क्रिस्टलाइन होते हैं, बिल्कुल साफ। ठीक है ना, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 820 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यानी कि ये इतने टेम्परेचर पर जो है मेल्ट हो जाता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी, इट इज अबाउट 35.8 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम पानी में 35.8 ग्राम की। अगर आप 100 ग्राम पानी लो तो उसमें 35.8 ग्राम नमक आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद अगर आप घोलोगे तो नहीं घुलेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है ना, उसके बाद रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो अगर NaCl की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक H हट के यहाँ से एक H और HCl अलग निकाल दो और NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की कॉमन सॉल्ट NaCl के साथ सॉल्यूशन। तो यहाँ से ये Cl और Ag अलग ले लीजिए, AgCl का प्रेसिपिटेट नीचे बन जाएगा और NaNO3 अलग सॉल्यूशन में निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ यूजेस हैं। नमक के यूज खाने में होता है प्रिजर्वेटिव की तरह, लैब में भी इसे यूज करते हैं। तो आप यूजेस जो अपनी बुक से आसानी से पढ़ के जो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट देखते हैं। सेकंड जो है ये बेस है, सॉल्ट नहीं है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो फॉर्मूला है वो है NaOH। सबसे पहले प्रिपरेशन इसे बनाते कैसे हैं। ठीक, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का आप जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। NaCl का पानी में घोलकर उसमें जो है करंट फ्लो कराया जाता है। और सोडियम क्लोराइड के जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे बोलते हैं ब्राइन, यानी कि अ मिक्सचर ऑफ नमक एंड वाटर, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा कॉमन सॉल्ट और वाटर का, उसे बोलते हैं ब्राइन। दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस मेथड को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड एपरेटस यूज, और जो एपरेटस इसमें यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है ना। तो होता क्या है कि भाई जब हमने NaCl और वाटर को आपस में मिलाया उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी, तो NaCl इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव टूटेगा। तो इन दोनों को भाई ये इसके साथ मिल जाता है और ये इसके साथ मिल जाता है, ये जाता है NaOH और HCl, और इस तरह से आपके जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है। ठीक है ना। ये एक लिक्विड है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है NaOH जो है। तो इसकी जो है आप
और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे पूछते नहीं है। इसके यूजेस हैं वो आप अपनी बुक से जो है नोट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। बाकी के जो भी आपके सॉल्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।